Hello dear friends, let me welcome you all again to my YouTube channel Amrit Talks True Veda। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पांडु रोग के निदान, लक्षण, सामान्य संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति और उसके सिम्टम्स के बारे में। आज ये इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आचार्य चरक के अनुसार कि पांडु रोग के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हमें किस तरह से अप्रोच करना है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चिकित्सा शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से पांडु रोग या किस प्रकार का पांडु रोग साध्य है और किस प्रकार का असाध्य है, क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है कि आचार्य चरक ने और सभी आचार्यों ने साध्य रोगों की चिकित्सा का निर्देश किया है। असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि असाध्य रोगों को चिकित्सा नहीं करनी है। तो हमें प्रोग्नोसिस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज का पांडु चिकित्स्य है और किस स्टेज के बाद पांडु अचिकित्स्य हो जाएगा। तो इसमें आचार्य चरक कहते हैं कि पांडु रोगश चिरोत्पन्ना खरी भूतो न सिद्ध्यति। अब इसको हम समझते हैं कि पांडु रोगश चिरोत्पन्ना, चिर उत्पन्न मतलब चिरकालिक पांडु रोग, मतलब क्रोनिक पांडु, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर लंबे समय से पांडु रोग पेशेंट में है, अगर पेशेंट लंबे समय से इससे पीड़ित है, तो क्या उससे क्या होगा? खरी भूतो। खरी भूतो मतलब कि जैसे कि हमने पहले बात की थी सामान्य संप्राप्ति में पिछले वीडियो में कि जो पांडु रोग होता है उसमें रोगी जो होता है उसका बल, वर्ण, स्नेह और ओज ये सब नष्ट हो जाता है, इसके गुणों में हानि होती है। तो जब स्नेहांश हानि हो जाएगी, शरीर में स्नेह की कमी हो जाएगी, तो शरीर में खरता उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो खरता होगी ये केवल ऊपर के लेवल तक नहीं होगी, ये डीप सीटेड टिश्यूज़ के लेवल पे भी होगी। और सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं, सारे के सारे जो धातुएं हैं वो क्षीण हो जाएंगी, उनमें स्नेहांश की और स्नेहता की कमी आ जाएगी। तो पांडुरोग शिरोत्पन्ना खरी भूतो न सिद्ध्यति काल प्रकर्षात शूनो। काल प्रकर्षात मतलब वही क्रोनिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। शूनो, शूनो यहाँ पे सूजन, स्वेलिंग, एडिमा को इंडिकेट करता है। और ना, जो ये ना है, ये ना मतलब मनुष्य के लिए है, पुरुष के लिए है। यश्च पीतानि पश्यति, पीतानि पश्यति मतलब वो सब चीज़ें पीली देखता है, उसकी जो विजन है वो हर चीज़ उसको पीलापन नज़र आता है हर चीज़ में। बद्ध अल्प विटकम सकफम हरितम यो अतिसार्यते। बद्ध अल्प विटकम मतलब कि हार्ड स्टूल, पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल एंड लेस अमाउंट ऑफ स्टूल। साथ ही साथ में सकफम, कफ युक्त मतलब कुछ म्यूकॉइड भी हो सकता है, कुछ पैसेज ऑफ म्यूकस भी हो सकता है। हरितम, हरितम मतलब लाइक समथिंग ग्रीनिश कलर, कुछ कलरिंग, कुछ पिगमेंटेड फॉर्म में। यो अतिसार्यते, उसका ये अतिसरण होता है, उसको वो निकलता है। दीना श्वेत अति दिग्धांगश छर्दी मूर्छा त्रश अर्दिता। दीना, अब इस तरह का रोगी जो लंबे समय से पांडु रोग से पीड़ित है, जिसके शरीर की धातुएं क्षीण हो गई हैं, जिसके शरीर में बल की हानि हो गई है, तो वो कैसा, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? दीनहीन सा दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड होगा। श्वेत अति दिग्धांगश, अब ये समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया को अगर हम समझते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो रोगी का कलर कैसा हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा पैलर हो जाएगा। एंड दिस पैलरनेस विल लीड टू ए काइंड ऑफ वाइटनेस इन दी बॉडी। जो बॉडी का कलर होगा कैसा हो जाएगा? सफ़ेदी जैसी आएगी। और साथ साथ में पेशेंट जो होगा वो मूर्छा और तृष्णा से पीड़ित रहेगा कि एनर्जी लॉस है, एनर्जी बहुत कम है, तो पेशेंट जो है वो स्टूपरस स्टेज में है, उसको कॉन्शियसनेस लेवल उसका कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सब चीज़ें ये दिखा रही हैं। और लास्ट लाइन कहती है सा ना अस्ति असरक क्षयात यश्च पांडु श्वेतत्वम आपनुयात, कि असरक क्षयात, असरक क्षयात मतलब ब्लड लॉस की बात हो रही है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे भी जो ना आया हुआ, ये भी ना जो है वो एक पुरुष को ही इंडिकेट कर रहा है कि स ना अस्ति असरक क्षयात, कि असरक क्षय के कारण उस पांडु रोगी में श्वेतता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार का जो पांडु रोगी होगा जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे,
वो पांडु रोगी असाध्य बताया गया है, हमें उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, या उसमें चिकित्सा करने पर हमको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम चिकित्सा सूत्र की, कि क्या चिकित्सा सूत्र हमको फॉलो करना है, क्या ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है। तो आचार्य चरक ने बताया है कि तत्र पांडवामयी स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिकई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि पहले हमको स्नेहन करना है, उसके बाद में हमको तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन करना है। ये एक्चुअली में थोड़ा अगर हम इसको डीपली एनालिसिस करते हैं इसका, तो हमको हमारा निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्निग्ध संशोधन करना है, नहीं, ऐसा नहीं समझना है हमें इसे। स्निग्ध संशोधन की बात यहाँ नहीं हुई है। सेकेंड लाइन कहती है संशोध्यो मृदु भिस्तिक्ते कामली तु विरेचने, वो कामला के संबंध में आया हुआ है, उसकी हम बात वहाँ पे करेंगे। ये ज़रूर यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक कि भाई पांडु में तीक्ष्ण संशोधन की बात आती है और कामला में मृदु संशोधन की बात आती है, और ये क्वेश्चन जो है वो पीजी एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो थोड़ा हम डाइसेक्ट करते हैं अगर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल को, तो ये इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि पहले हमें स्नेहन करना है, पांडु के रोगी का पहले हमको स्नेहन करना है, और उसके बाद में हमें उसमें तीक्ष्ण वमन या विरेचन, जो ऊर्ध्व और अनुलोमन की बात आई हुई है, तो ऊर्ध्व से मतलब है यहाँ वमन से है, और अनुलोमन से मतलब यहाँ विरेचन से है। तो स्नेहन के बारे में हम बात करें तो स्नेहन, अगर आप चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 16 पांडु रोग चिकित्सा अध्याय देखें, तो आप वहां देखेंगे कि स्नेहन के लिए वहां घृत का प्रयोग किया गया है, तेल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि स्नेहन तो दोनों से पॉसिबल है, लेकिन स्पेसिफिकली घृत का प्रयोग किया गया है। अब घृत का प्रयोग क्यों किया गया है पांडु में? तो पांडु की संप्राप्ति हमने पढ़ी थी, हमने वहां देखा था कि पांडु में पित्त प्रधान होता है पहले तो, और साथ ही साथ में लंबे समय तक पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति में वायु की दिक्कत, वायु भी विकृत हो जाती है, वात भी प्रकोप होता है, क्योंकि उसमें धातुओं का क्षय होता है और स्नेहांश की कमी हो जाती है। साथ और इनके साथ में अग्नि मंदता की स्थिति भी प्रेजेंट रहती है। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स हो गए, पहला पित्त प्रकोप, वात प्रकोप, एंड तीसरा अग्नि की मंदता। अब अगर हमें इन तीनों को एक शॉट में ठीक करना है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? घृत, क्योंकि घृत स्निग्ध होने से वात शामक है, शीतवीर्य होने से पित्त शामक है, और अपने स्वभाव के कारण वो अग्नि की वृद्धि करता है। तो एक घृत के प्रयोग से हम इन तीनों चीजों को अचीव कर लेंगे। संशोधन के उपरांत, संशोधन के बाद क्या करना है? तो ये कंटिन्यूएशन में श्लोक जो आया है उसमें लिखते हैं कि ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्य अन्नानि दापयेत, मतलब कि संशुद्ध कोष्ठाभ्याम, कोष्ठ संशुद्ध होने के बाद में पथ्य अन्न का सेवन करना है। अब यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि संसर्जन फॉलो करेंगे कि नहीं, संसर्जन फॉलो करेंगे हम। पंचकर्म का अगर विरेचन या वमन कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो हम प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पथ्य अन्न की बात की हुई है उन्होंने, और आचार्य ने पथ्य अन्न यहाँ बताया भी है कि शालीन सवयोगो धूमान पुराणान यूष संहितान मुदग आढ़की मसूरैश्च जांगलैश्च रसैर हितई। तो ये बेसिकली जो पथ्य अन्न के हमें पथ्य अन्न किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? अग्नि को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य की उसका जो साथ में है उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये पथ्य अन्न फॉलो करना है। एंड लास्ट लाइन कहता है यथा दोषम विशिष्टम च तयोर भैषज्यम आचरेत, मतलब अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है, अब यहां से यथा दोष और यथा वैशिष्ट, मतलब दोषानुसार और लक्षणानुसार हमें भेषज का प्रयोग, औषधि का प्रयोग करना है।
तो ओवरऑल अगर हम चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं तो आचार्य ने सबसे पहला प्रोटोकॉल दिया कि फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू ओलिएशन, आपको स्नेहन करना है, बिकॉज स्नेहन और उसके बाद में हमें करना है संशोधन, और संशोधन के बाद में हमको करना है पथ्य अन्न अलॉन्ग विथ आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, स्नेहन, वमन विरेचन एंड पथ्य अन्न एंड दोषानुसार चिकित्सा, वो किस किस लेवल पर काम करने के लिए अप्लाई की गई है। तो वात पित्त के पैसिफिकेशन के लिए और अग्नि के इग्निशन के लिए हमको स्नेहन चिकित्सा करनी है। जब ये कवर अप हो जाएगा, देन टू एक्सपेल आउट एक्सेस दोष, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ दोष हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमने वमन या विरेचन कराना है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस दोष की वृद्धि है और वहाँ पर क्या उचित होगा कराना। और जब हमने ये करा लिया, देन फॉर मेंटेनेंस ऑफ अग्नि एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ हमको पथ्य अन्न का सेवन करना है और दोषानुसार चिकित्सा करनी है। तो इस तरह से हम कुछ क्लियर कर पा रहे होंगे, आई होप, कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है हमको पांडु रोग में। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट का, मुद्दे का हमको ध्यान रखना है, वो है जो पेशेंट है उसमें आम की स्थिति कैसी है। अगर रोगी के शरीर में आम की स्थिति ज़्यादा है और आम मौजूद है, क्योंकि अग्निमांद्य रहता है पांडु में और अग्निमांद्य की वजह से आम उत्पन्न होता है, तो अगर आम ज़्यादा विकराल रूप में और ज़्यादा ही आम की स्थिति गंभीर अगर स्थिति है, आम के सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में घृतपान कराना, स्नेहन कराना उचित नहीं है, क्योंकि स्नेहन कराना, घृतपान कराना उसको पचाने के लिए जितना अग्नि होनी चाहिए वो नहीं मौजूद है, तो उसके वजह से एक काउंटर आमविष और तैयार हो जाएगा जो कि रोगी की स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देगा। तो बहुत ध्यान देते हुए, रोगी के कोष्ठ का, रोगी के अग्नि बल का ध्यान देते हुए, रोगी में आम और निराम स्थिति का ध्यान देते हुए हमें यह डिसीजन लेना है कि घृतपान कराना है कि नहीं कराना है। अगर आम की स्थिति है तो पहले रोगी में दीपन पाचन करा करके निराम अवस्था में रोगी को लाना है, एंड देन फिर स्नेहन और आगे की जो चिकित्सा जैसी व्यवस्था दी है उसको फॉलो करना है। तो आई होप कि चिकित्सा से संबंधित जितना मैंने अभी तक आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की जो चिकित्सा का वर्णन है वो मैं अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो गो थ्रू दिस मच ऑफ द टॉपिक, जितना मैंने अभी तक कवर किया है इतना आप किताब से पढ़ें, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।